TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि किस तरह से साथ साथ या आमने सामने, ये बताएंगे कि किस तरह से जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें क्या कोई सियासत है, कहां वो साथ साथ है या फिर कहीं आमने सामने भी दिखाई देते हैं, और इस पूरी सियासत के पीछे की असल वजह क्या है। विपक्ष में सियासत जारी है, जो सरकार है वो एक्शन में लगातार नजर आ रही है, यहां से लेकर के विदेशों तक। लेकिन जो विपक्ष है उसकी जो सियासत है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। 18वीं लोकसभा का जो सत्र है वो उसको लेकर के जो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा है कि ये पहला विशेष सत्र है और ये 18 तारीख से बुलाया जा रहा है, 18 जून से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सत्र, और इसमें ये देखने की बात होगी कि किस तरह से ये सत्र आगे चलता है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उससे रचनात्मक सहयोग की उम्मीद की जा रही है। लेकिन क्या वो विपक्ष रचनात्मक सहयोग लेकर के आएगा, क्या वो रचनात्मक सहयोग देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी सियासत भी कहीं ना कहीं जारी है। वो हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। चुनाव के बाद जब पहली बार एक साथ आ रहे हैं ये सारे दल, तो क्या जो इनमें सभी दलों में आपस में एका रहेगा। 18वीं लोकसभा को लेकर ये जो पहला सत्र है वो होने जा रहा है। चुनाव के बाद हम पहली बार एक साथ आ रहे हैं, ये कहना है किरेन रिजिजू का, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा सभी दलों से अपील है कि हम एक साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करें, पक्ष और विपक्ष टीम इंडिया के रूप में काम करें। लेकिन विपक्षी दलों की इस बीच में सियासत जारी है, तो टीम इंडिया के तौर पर काम करने की दरकार है, लेकिन यह सियासत जारी है। आम नेता संजय सिंह का दावा है कि इंडी गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का उसने मंसूबा नहीं छोड़ा है। लेकिन आप की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और हरियाणा में आगामी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। उधर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने हम साथ साथ हैं और आगे भी रहेंगे का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम साथ साथ हैं और आगे भी रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव साथ लड़ने का दोनों पार्टियों ने फैसला किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के 4, बीजेपी के 3, आरएलडी और निषाद पार्टी के एक विधायक ने लोकसभा का चुनाव जीता है। जाहिर है कांग्रेस की कोई सीट यहां बनती भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी एमएलए लोकसभा का चुनाव उसने नहीं जीता है। कांग्रेस का दावा 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, लेकिन 2017 के कांग्रेस सपा अलायंस का नतीजा भी लोगों के सामने है। तो जो विधानसभा का अलायंस था उसका नतीजा लोगों के सामने है। उधर वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट जल्द ही राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो रायबरेली रिटेन करेंगे। मीडिया खबरों के अनुसार प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वहां भी दिक्कत है। लेकिन केरल में आगामी चुनाव में इंडी गठबंधन को कांग्रेस पार्टी यहां एक रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या एक रख पाएगी गठबंधन की एकता? शिवसेना उद्धव के लिए कोई मसला नहीं है, यानी कि गठबंधन की एकता को वो मायने नहीं रखती। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए के सभी सीटों के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। कांग्रेस कह रही है कि वो महाराष्ट्र की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी ने घोषणा की है कि वे अपने नेता को 85 विधायकों का तोहफा देंगे। शरद पवार 85 साल के होने जा रहे हैं, तो कहा कि 85 विधायकों का हम उनको तोहफा देंगे। तो एक गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ना है तो महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सीटें 543 से ज्यादा होनी चाहिए, यह कहना है संजय निरुपम का। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा गया कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद नहीं जाना चाहते, लेकिन यह मुश्किल तो राहुल गांधी के अपोजिशन लीडर बनने के साथ भी आएगी, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन चुनी गई है। तो 2 बड़े पदों पर आखिर कैसे गांधी परिवार के 2 लोग रहेंगे, यह देखने की बात है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के आगामी लोकसभा जो आगामी सत्र है उसको लेकर के अपील की है कि सदन को सत्ता और विपक्ष मिलकर चलाएंगे, और ये जो टीम इंडिया का कंसेप्ट है उसको लेकर सामने आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दे करके फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके
एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है। पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर एकजुट होने की अपील की है। ये टीम हमारी दिल्ली की जो पूरी लीडरशिप आज यहाँ पे बैठी है, अपने पूरे जज्बे के साथ ग्राउंड पर उतरेगी, अरविंद केजरीवाल जी के काम दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएगी और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को दिखा देगी कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। अपने जज्बे को दिखाएगी, अपने जोश को दिखाएगी और फरवरी 2025 में पिछली बार से भी शानदार नतीजे लाकर दिखाएगी। दूसरी तरफ केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के विषय में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वे गांधी परिवार के लिए एक बेहतर मौका है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। वायनाड से कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ता है तो वहाँ के लोगों का सम्मान रहेगा कि हमेशा राहुल जी को जिताया है, तो गांधी परिवार के साथ केरल का एक अलग रिश्ता बना है। तो संजय राउत तो स्वागत करेंगे, लेकिन क्या वहां पर सीपीएम और उसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग प्रियंका गांधी का स्वागत करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिला सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। हमारे विनोद मिश्रा जो कि कंसल्टिंग एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी, आपसे समझना चाहें कि ये किस तरह की सियासत है कि कहीं पर अदावत कहीं पर साथ, कैसे चलेगा ये? बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपकी रिपोर्ट से आया हूँ तो हम साथ साथ हैं लेकिन नहीं हैं। ये दोनों चीज़ इसमें है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट है आज का, वो समझने की बात है। जो उन्होंने एक तरह से जो अपील की है टीम इंडिया के स्पिरिट से काम करने का, तो एक तरह से उन्होंने रेखांकित किया है इस बात को कि पार्लियामेंट चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है जी। और जब आप टीम भावना से इंडिया के स्पिरिट से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक बेहतर कानून बनते हैं, लोगों के लिए एक बेहतर परिणाम जो है पार्लियामेंट से आते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में आप एक युद्ध का मैदान बनाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह का पार्लियामेंट सेशन को वॉश आउट किया गया था। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि किरण रिजिजू का जो आज का स्टेटमेंट है वो वाकई काबिल तारीफ है। विपक्ष को भी इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि विपक्ष जो है वो सरकार न बना पाने की जो खीज है वो इस संसद सत्र में आप देखेंगे कि उसकी भी एक तैयारी अलग अलग कोने में हो रही है। जैसा कि संजय सिंह की बात आप कहते हुए कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अभी भी उनकी उम्मीदें हैं कि कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार के रूप में अगर आप देखिए कि मोदी सरकार ने पूरे एक कंटिन्यूटी को, जो 2019 है वही 2024 है, कुछ भी नहीं बदला है। वही मंत्री हैं, वही सारे कुछ सब कुछ आपने देखा, पीएमओ तक आपने देखा। वो कंटिन्यूटी के साथ में पूरा एक्शन मोड में अभी पीएम मोदी का सब कुछ चल रहा है, अपना 100 दिन के एजेंडे में काम कर रही है। लेकिन इनके सामने में, इंडिया गठबंधन के सामने में जो सबसे बड़ा धर्म संकट है इस गठबंधन को लेके, वो आने वाला उपचुनाव है, वो आने वाला जो स्टेट का इलेक्शंस है। अब अगर एक तरह से आप ये देखें कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का क्या होगा, इंडिया गठबंधन तो बाद में बचा लेंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अगर आप देखें कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे अपनी इस जीत से इतने उत्साहित है कि महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए बोला है। कांग्रेस 155 सीट चाहती है। आपने कहा ही है कि शरद पवार के 85 की उम्र के हो रहे हैं तो उनका एनसीपी 85 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर आप किस तरह से महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन है। केरल के सामने में आपके सामने है ही कि राहुल गांधी वायनाड छोड़े या रायबरेली छोड़े, वो अपने बता चुके हैं कि हम दुविधा में हैं। उनके सामने में एक दुविधा ये भी है कि वो अपोजिशन का लीडर बने या किसी दूसरे को बनाए। दुविधा से बाहर निकले तो शायद मुझे लगता है कि इस देश में पार्लियामेंट का जो आज की अपील है संसदीय कार्य मंत्री का, उसको भी सुने तो शायद बेहतर है।
जी, निश्चित तौर पर। राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहें और समझना चाहें कि ये जब कहते हैं कि रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है और टीम इंडिया की तरह आगे काम करें, लेकिन बार बार अगर सरकार बनाने को लेकर मन में लड्डू फूटता रहेगा कि आप 230 के पार हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं, तो इस भाव के साथ में तो शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि संजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि हम जो है कोशिश नहीं छोड़ेंगे, तो किस तरह का विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? निखिल जी, विपक्ष बिल्कुल रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और विपक्ष में देखिए, जो तमाम सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि जब विपक्ष भूमिका तभी निभाएगा जब अपने आप को विपक्ष मानेगा। निखिल जी, सवाल आपका अच्छा है। देखिए, विपक्ष ने पहले घोषित कर दिया कि विपक्ष सरकार बनाने का प्रथम पहल नहीं करेगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट होता है और अगर फ्लोर टेस्ट में यह सरकार बहुमत के आंकड़े पे नहीं पहुंचती है तो सरकार की बधाई, पहुंचे, सरकार कार्यकाल पूरा करे। तो फिर वैसे स्थिति में विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो अल्टरनेटिव व्यवस्था देने के लिए भी तैयार रहे। तो वो जो संजय सिंह कह रहे हैं उसको निगेटिव संदर्भ में न लिया जाए, वो इस संदर्भ में कि अगर इस सरकार के साथ वैसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो बीच में मध्यावधि चुनाव ना आए, विपक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी भी होती है। विपक्ष इस सरकार की घेराबंदी मुद्दों के आधार पर करेगा, तो इसलिए विपक्ष मुद्दों के साथ है, जिन मुद्दों के साथ वो चुनाव में गया था, जिन मुद्दों में आज कांग्रेस को जो है कि देखिए कांग्रेस 99 सीटों पे खड़ी है अभी इस समय, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कांग्रेस 100 के पार पहुंचेगी। और 3 जो अलग अलग निर्दलीय जो सांसद चुन कर आए थे, बिहार से पप्पू यादव, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, लद्दाख के सांसद ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया, से भी एक सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो कांग्रेस अब 102 भी पहुंच चुकी है। तो विपक्ष अपने ढंग से अपना काम कर रहा है और विपक्ष मजबूत भी है। देखिए, हम लोग जो तुलना करके जो फंसते हैं, देखिए कई घटक दल ऐसे हैं जिनके साथ नेशनल स्तर पर ही इंडियन अलायंस का गठबंधन नहीं होता, वो नेशनल स्तर पे है। अगर उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती बहुत तगड़ी बनी है, विधानसभा चुनाव तक जा रही है, जनता के डिमांड पर दोनों व्यक्तियों के बीच में आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर से कि वो आपके साथ संपर्क करें और देखें कि कहाँ ऑडियो में किस तरह से आपके साइड से प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। फिलहाल मैं आऊंगा बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ और ये जानना चाहूंगा अनिला सिंह जी से कि अनिला सिंह जी, किस तरह से ये पूरी एक कवायद चलाई जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र आ रहा है और उसमें एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की उम्मीद की जा रही है, वहां वो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और अगर वो अपने बोझ से गिर जाएगी सरकार, अभी सरकार की शुरुआत ठीक से नहीं हुई, यानी कि पहला सत्र नहीं आया है, लेकिन इस तरह के जो पूरे कयास लगाए जाने शुरू हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आगामी आने वाले दिनों को, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि सरकार बना लेंगे, कि नायडू साहब साथ छोड़ देंगे, कि नीतीश बाबू साथ छोड़ देंगे, ये सब विशफुल थिंकिंग है और कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। तो ख्वाब ही देख लें, ख्वाब देखने में तो कोई पैसे लगते नहीं है, कोई मेहनत लगती नहीं है। जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं उतना टोटलिटी में आप देखिए इंडिया अलायंस की तो आई नहीं है, और फिर भी पता नहीं किस गुमान में है। लड्डू साहब हमने खाए और खिलाए, आपको तो बर्फी मिली है, ज्यादा उछलिएगा। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पता नहीं स्मूथली चलेगा कि नहीं चलेगा, किस प्रकार का स्वभाव होगा इस बार पार्लियामेंट का। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में ये जो विपक्ष है इसका क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है? नहीं रहा है ना। लगातार इन्होंने प्रयास किया है, वॉकआउट करने से लेकर, हंगामा करने से लेकर, स्पीकर साहब की बेइज्जती करने से लेकर कि पार्लियामेंट ना चले, हेल्दी डिबेट ना हो। पर इस बार क्योंकि डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़े से ज्यादा हैं, तो एक स्मूथ वर्किंग होती थी देश के लिए, वो अब उसमें ये और ज्यादा अड़चन लगाएंगे कि जो राष्ट्र एक गति से चल रहा था उसमें रोड़ा बनके ये स्पीड ब्रेकर बनके जरूर सामने आएंगे। पर गाड़ी जो विकास की है ना, वो रुकेगी नहीं। आप स्पीड ब्रेकर है, आप अपना काम करिए, हम तो निकल जाएंगे उन स्पीड ब्रेकर से। अब ये है कि ये तो चाह रहे थे कि मेजोरिटी में आ जाए, जैसे कि 370 पे भी ये अपना फैसला सुना दें, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है जिससे बहुत बड़ी राहत मिली है मुस्लिम बहनों को, उसको भी पलट दें, हम यूसीसी को भी पलट दें, वो सारे कानून जो हमारे देश हित में नहीं थे उनको हम वापस लेकर आ जाएं,
हम वक्फ बोर्ड को किस प्रकार से और मजबूत कर दें, हम माइनॉरिटी कमीशन और मिनिस्ट्री को और कैसे मजबूत कर दें। ये सारे के सारे जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जो इनके कदम पहले भी रहे हैं, उसको ये और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे और इसीलिए सत्ता में आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने झूठ परोसा। इनको पता था कि भारत की जो जनता है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो दलित हो, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। एक झूठ परोसा कि 400 पार ये लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ठीक है, ये आरक्षण में बदलाव चाहते हैं। ये लोग झूठे लोग हैं। ये राष्ट्रीय पॉलिसी तो आंध्र प्रदेश में चल रही है। ठीक है। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ राहुल लाल जी आपसे कि किस तरह से ये जो कहीं पे अदावत, कहीं पे सियासत, कहीं पे साथ, कहीं पे विरोध, ये कैसा चलता है? ये क्या मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पेश आएंगे? आप पश्चिम बंगाल में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं, टीएमसी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, कहीं पे सीपीएम के साथ आपका साथ में है तो कहीं केरल में उनका विरोध है। कैसे ये जो उपचुनाव है, क्या उसको लेकर के भी इसी तरह की रणनीति रहेगी? निखिल जी देखिए, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा है कि वो जो पंजाब का मॉडल था और जो पश्चिम बंगाल का मॉडल था, वो कहीं न कहीं मास्टर स्ट्रोक की स्थिति रही और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में घट गई। अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती टीएमसी के साथ तो वो परिस्थितियां नहीं होती। वहां कहीं न कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती। तो वो एक रणनीति का हिस्सा भी होता है निखिल जी, उसे भी समझने की बड़ी सख्त जरूरत है। अलग अलग राज्यों में रणनीति का एक हिस्सा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे अदावत, कहीं पे साथ, ये आपकी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा ये बता दीजिए, ऐलान तो नहीं करते कम से कम सामने आकर? निखिल जी देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं यहाँ पे कि आप सोच के देखिए कि अगर वहां पे ममता बनर्जी से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण जो लोग नाराज थे, अगर वहां पे कांग्रेस का खेमा ना होता और वो वोट सीधे सीधे बीजेपी के पास पहुंच जाता, तो बीजेपी को लाभ की स्थिति में होती कि नहीं होती? ये वही स्थिति पंजाब में आप देखिए कि पक्ष में भी इंडिया अलायंस के लोग, विपक्ष में भी इंडिया अलायंस के। ठीक है, हम आपका पॉइंट आ गया, हमारे पास समय बहुत कम रह गया। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से इस चीज को एनालाइज करेंगे आप? मैं राहुल लाल जी का भी सुना रहा, अपने बीजेपी प्रवक्ता को भी, अनिला जी को भी सुन रहा था। पहले तो राहुल जी आप अपना करेक्ट कर लीजिए। ये आप कम से कम ये चुनाव को कम हम लोग, आप लोग जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, तो इस बात को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है कि ये दो अलायंस के का ये चुनाव में था, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस का। और एनडीए अलायंस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार के में बनाई है और पूर्ण बहुमत से वो लौटी है। तो आप एनडीए अलायंस के इस बहुमत को, इस जनादेश को, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा तब देखा जाएगा, तब ऐसा होगा, कुछ फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। एक एनडीए अलायंस जो सरकार, प्री पोल अलायंस की जो पार्टियां थी, उसके गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है, उसको निमंत्रण मिला है, वो सरकार बना रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने अपना बात कह दिया, अपनी बात तो कम से कम सुनिए। ये सुनना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। जिस तरह से आपके नेता राहुल गांधी पॉकेट में संविधान रख के लोगों को बता रहे हैं संविधान खतरे में, और बंगाल में हालत देख लीजिए पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हो रहा है। सैकड़ों लोग घर से बेघर हुए हैं, हजारों बीजेपी के, सीपीएम के कार्यकर्ता जो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आप वो संविधान खतरे में, वो पॉकेट लहराते हुए कभी पश्चिम बंगाल चले जाए? ये लोकतंत्र के खतरे के बाद जो करते रहते थे, आज मौन क्यों है? तो ये बात है। निखिल ने आपसे बढ़िया सवाल पूछा था एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कि कहीं जो साथ हैं कहीं दूर हैं, ये हम साथ साथ और हम साथ साथ नहीं का जो फॉर्मूला बताया है, ये बताइए इंडिया अलायंस कहाँ है जिस दिन आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया? विनोद जी आपको रोकना चाहेंगे और अपने सभी जो खास मेहमान जुड़े हुए थे उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है।